आज के इस वीडियो में स्पीडी जीके का 46वां भाग कवर करेंगे। आपको बता दें कि इसके 45 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें ये वीडियो। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की यह वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस तरह के वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चनों को कवर करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अयस्कों से धातुओं को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने को क्या कहते हैं। देखिए, जब भी कहीं धरती में खुदाई होती है, धरती की खुदाई होती है, जहाँ पर कहीं वहाँ से हमें जो चीज़ मिलता है जैसे कि सोना चांदी, ये सारा हमें अयस्क के रूप में मिलता है। अयस्क मतलब कि खनिज। जैसे कि अगर हम बात कर लें एल्युमिनियम की, तो हमें धरती से कहीं पर भी एल्युमिनियम नहीं मिलता, हमें मिलता है बॉक्साइट। ये बॉक्साइट विशुद्ध करने के बाद, मतलब इसको शुद्ध करने के बाद इसी से एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो इसको जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है इसको कहते हैं धात्विकी। और यह प्रक्रिया केवल एल्युमिनियम के कंडीशन में नहीं, किसी भी कंडीशन में इसको धात्विकी ही कहा जाता है। अगला है कि जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। तो जिंक ऑक्साइड एक रासायनिक नाम है और इसका एक बोलचाल का जो नाम है इसे कहते हैं जस्ते का फूल। इसी तरह और भी कई बोलचाल वाले नाम होते हैं जो कि कई बार परीक्षा में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगला है कि धातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती हैं। तो देखिए, जो भी अधातु होती हैं वो सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक मतलब कि जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सके, कुचालक मतलब कि जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो सके। अगला है कि गैसों के आचरण को समझने का प्रयास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले किया गया प्रयास बर्नौली के द्वारा 1738 में। 1738 में सबसे पहले बर्नौली ने गैसों के आचरण को समझने का प्रयास किया। देखिए, जैसे आपने देखा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मतलब कि जस्ते का फूल, उस तरह और भी कई ऐसे हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उनको हम आपको बताते चलते हैं। जैसे कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये बहुत बार पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह धावन सोडा पूछा गया है, तो लोग इसके नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। तो धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, ये होता है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, ये होता है Na2CO3। इसी तरह सोडा एस। सोडा एस कई बार पूछा गया है, सोडा एस। तो सोडा एस को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। इसी तरह फिटकरी। फिटकरी का तो कई बार पूछा गया है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र। तो फिटकरी का जो नाम है यह है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 24H2O, ये होता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह के हमने कई पोस्ट डाले हैं ऐप पे, आप जाके वहाँ से आसानी से पढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखा गया है एन इनो के द्वारा। ये बुक्स एंड आथर से क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक्स और आथर से। जैसे कि अगर आपको कुछ संस्कृत साहित्य के लेखकों के नाम बताएं तो कई बार पूछा गया है कि पंचतंत्र की रचना किसने की है। तो पंचतंत्र की रचना की गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा के द्वारा। मुद्रा राक्षस, तो इसकी रचना की गई है विशाखा दत्त के द्वारा। विशाखा दत्त। इसके अलावा कई बार पूछा गया है उत्तर रामचरित। रामचरित नहीं, उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित की रचना की गई है भवभूति के द्वारा। इसके अलावा पूछा गया है अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र, भले ही इसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन ये इकोनॉमिक्स नहीं है। इसकी रचना की गई है कौटिल्य के द्वारा। इसके अलावा पूछा गया है मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना की गई है मनु के द्वारा। इसके अलावा हितोपदेश, तो हितोपदेश की रचना की गई है नारायण पंडित के द्वारा। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कोई भी आपको फालतू की चीज नहीं बताई जा रही है। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था जे बर्जीलियस के द्वारा। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो दालों में, इसके अलावा सोयाबीन में, इसके अलावा मशरूम में। प्रोटीन किसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है? तो 14 साल तक के बच्चों के लिए, क्योंकि अगर उन्हें इस उम्र तक प्रोटीन नहीं मिला तो उनकी लंबाई पर असर पड़ सकता है। एटीपी की संरचना का वर्णन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था लोहमैन के द्वारा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रीनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सीने की हड्डी कहलाती है उरोअस्थि। सीने की हड्डी क्या कहलाती है? उरोअस्थि। मानव शरीर में कुल मिला के 206 हड्डियां होती हैं। अगर शिशुओं की बात करें तो इनमें 300 के आसपास हड्डियां होती हैं। इस 206 हड्डी में ये 300 का जो अंतर आप देख रहे हैं, जब ये शिशु बड़ा होता है तो जो इसकी कमजोर और पतली हड्डियां होती हैं ये मांसपेशियों का रूप ले लेती हैं। 206 हड्डियों में जो सबसे बड़ी हड्डी है यह है फीमर, जो कि जांग में होती है। और जो दूसरी छोटी हड्डी होती है, मतलब सबसे छोटी हड्डी होती है, ये होती है मध्य कान में। चलिए कमेंट करके बताइए कि शरीर की छोटी हड्डी का, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। अगला है कि कौन सा नाइट्रोजन समाक्षर आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है? ये होता है यूरेसिल। सबसे छोटे आरएनए अणु कौन सा है? सबसे छोटा आरएनए अणु तो ये होता है ईआरएनए। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग क्या कहलाता है? ये होता है प्रमस्तिष्क। हाइपोग्लासल तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं मेड्यूला से। अगला है कि हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो हृदय का जो ऊपरी चौड़ा भाग होता है इसे हम कहते हैं आलिंद। हृदय आप देखेंगे कि सिकुड़ता है, फैलता है, तो इसका सिकुड़ने की जो कंडीशन है, क्रिया है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है सिस्टोल। हृदय का फैलना कहलाता है डायस्टोल। मतलब कि जब वो फैल रहा है तो डायस्टोल कहेंगे, जब वो सिकुड़ रहा है तो इसे सिस्टोल कहेंगे। अगर आप देखिए ऐप को डाउनलोड करते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप लाइन बाय लाइन इसे पढ़ पाएंगे बिना किसी बुक के। जड़, तना और पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधे को किस वर्ग में रखा गया है? तो इन्हें रखा गया है थैलोफाइटा वर्ग में। बायोलॉजी के अध्ययन के लिए कई सारे वर्ग बनाए गए हैं, तो इसमें जड़, तनी और पत्ती में जिनमें ये तीनों का अभाव हो, इस तरह के पौधों को थैलाफाइटा वर्ग में रखा गया है। जीव द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? ये है ग्लूकोज, डेक्ट्रोज और सुक्रोज। अगला है कि पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? जैसे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं पानी की अधिकता के कारण। इसके साथ साथ एक और ग्रह है जो कि ब्लू होता है और यह है नेपच्यून। नेपच्यून भी थोड़ा बहुत ब्लू दिखता है। देखिए अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो घूमती है सूर्य के चारों तरफ, ये 365 सही 1/4 दिन में चक्कर लगा देती है। लेकिन जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है उसका नाम है शुक्र, जो कि केवल 225 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगा देती है। अगला है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा? मतलब कि कोई भी वस्तु है उसे चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जा रहा है, तो पूछा गया है कि उसके भार पर क्या असर पड़ेगा। तो एक लंबा टॉपिक है, हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। यहाँ पूछा गया है भार, ना कि द्रव्यमान। भार और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है? भार मतलब कि वेट यानी कि W, द्रव्यमान मतलब कि मास यानी कि m। अगर इन दोनों में रिलेशन देखें तो W बराबर है mg होता है। W बराबर है mg होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का मास यानी कि द्रव्यमान 10 किलो है, तो जब वो चंद्रमा पे रहेगा तो चंद्रमा पे अगर ये 60 किलो का है तो धरती पर आने के बाद ये 100 किलो का हो जाएगा। ठीक है, धरती पर आने के बाद ये 100 किलो का क्यों होगा? क्योंकि जो चंद्रमा पे जी की वैल्यू है ये पृथ्वी पर जी के वैल्यू की
1/6 होती है, मतलब कम होता है। कहने का मतलब है कि जहां पर जी की वैल्यू अधिक होगी वहां पे भार बढ़ जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी पर ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू अधिक है, जो कि लगभग होता है 9.8 और अप्रॉक्स आप इसे 10 मान सकते हैं। तो जहां पर जी की वैल्यू अधिक होगी वहां पर किसी भी वस्तु का भार बढ़ जाएगा। उपापचय क्या है? तो उपापचय जैव अणु का एक संश्लेषण और उनका टूट जाना, बनना और टूट जाना, इन दोनों क्रियाओं को कहते हैं उपापचय। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? ये निकलता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम की जो वनस्पति होती है वहां से व्यापारिक वैसलीन को निकाला जाता है। तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? जो तेल होता है घी में कैसे बदलता है? ये बदलता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला है कि ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान का ग्रीष्म में ठंडा और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण क्या है? मतलब कि अगर आप एक घर ईंट से बनाए हैं और एक घर मिट्टी का बना हुआ है, तो जो ईंट का घर है इसमें गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी, ठंडी के दिनों में ज़्यादा ठंडा लगेगा। लेकिन वहीं एक मिट्टी के घर में गर्मी के दिनों में कम गर्मी और ठंडी के दिनों में कम ठंडा लगता है। कारण इसका ये है कि वहाँ पे जो जो इसके ठंडक या फिर गर्मी है छिद्रों से आने पर, मतलब कि इनका वातावरण से तुरंत कनेक्शन बन जाता है, मतलब कि इनकी दीवारें इसे उतना रोक नहीं पाती, हालांकि मिट्टी की इन्हें ज़्यादा देर तक रोक पाती हैं। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या है? जो टंगस्टन वाले बल्ब होते हैं उनकी बात की गई है। तो टंगस्टन तंतु वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाता है, इसीलिए आपको एक धुंधला धब्बा दिखाई देने लगता है। तो अगला है कि छोटे बच्चों में ऐंठन या फिर मरोड़ होने का कारण क्या है? ये होता है विटामिन बी। विटामिन बी या फिर B1 से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अश्व यदि एकाएक चलना शुरू कर दें तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? ये होता है जड़त्व। जड़त्व कहिए या फिर न्यूटन की गति का पहला नियम कहिए, उसमें यह होता है कि कोई भी वस्तु जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति का परिवर्तन ना किया जाए। प्रवाल या फिर द्वीप मुख्यतः क्या होते हैं? तो ये होते हैं अंतःस्थलीय, मतलब कि अंतःस्थलीय होते हैं। समुद्री जैव पदार्थों का सौलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। अगला है कि जंग रोधी इस्पात यानी कि जो स्टेनलेस स्टील है इसके निर्माण में इस्पात का मिश्रतत्व किससे होता है? जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन आते हैं उसमें इस्पात होता है, इस्पात के साथ क्या मिलाए जाते हैं? तो ये मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, कैसी होती है? तो अभिसारी मतलब कि उत्तल, एक होता है उत्तल एक होता है अवतल। तो अभिसारी मतलब कि उत्तल यानी कि इसकी फोकस दूरी होगी हमेशा पॉजिटिव, अवतल की फोकस दूरी होगी हमेशा निगेटिव। मानव शरीर का सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो ये होता है यकृत। कोलेस्ट्रॉल यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल फैट से बनता है। ईईजी तकनीकी किसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त की जाती है? तो ईईजी तकनीकी से मस्तिष्क का जांच होता है। अगला है कि नियान कितने परमाणु वाली गैसें हैं? तो नियान एक परमाणु वाली गैस है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार में किस भाषा में कहा जाता है? तो इसे कहते हैं पकाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को। इसके अलावा है कि जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं प्लास्टिक विरूपण। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? तो डीएनए का मूल मात्रक होता है न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि इसको हम इसी में काउंट करते हैं। सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। अगला है कि लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है मैग्नीज और चूना। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है गुलमर्ग में। कोलेरा यानी कि हैजा उत्पन्न किया जाता है किससे? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो एक आम की प्रजाति है, मतलब कई तरह की प्रजाति होती है, लंगड़ा, इलाहाबादी, अल्फांसो। तो जो अल्फांसो है ये आम की एक प्रजाति है। अगला है कि संसार में सबसे पहले बारूद यानी कि गन पाउडर का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। चीन की कैपिटल है बीजिंग
और चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। चीन में एक नदी है जो है वांगहो, वांगहो। इसको सारो ऑफ चाइना भी बोलते हैं। ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगर पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ये नील नदी है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीवशास्त्र का केंद्र कहाँ पर है? यह है हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी है हैदराबाद में। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे विलियम रोजंटन। भौतिक विज्ञान में भारत में भी एक नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में सीवी रमन को, रमन इफेक्ट के लिए। और इनके लिए हम 28 फरवरी को हर साल विज्ञान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर कहते हैं जो सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापता है। तो जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें और ऐप जरूर डाउनलोड करें। वहां जाकर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। पुरुषों में यौवन के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है इसका नाम क्या है? तो ये होता है टेस्टोस्टेरॉन। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? तो गाल्जी काय को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? तो ये जो नापने वाला यंत्र है इसको कहते हैं स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप ये काम क्या करता है? तो कोई भी चक्का है जो उसकी घूर्णन प्रति सेकंड कितनी हो रही है इसको आसानी से इससे नापा जा सकता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।